Welcome to Blue Pen, Blue Marker. So this time we are with this book again, Story of English Literature, and इसमें हम लोग कर रहे थे स्टोरी ऑफ ड्रामा कर रहे थे और ये हमारा सेवेंथ लेक्चर है, सेवेंथ पार्ट है। हम लोग स्टोरी ऑफ ड्रामा कर रहे थे, उसके बाद हम लोग नॉवेल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ड्रामा को ख़त्म कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा बचा हुआ है। हम लोग पेज नंबर 43 के लास्ट पैराग्राफ पर थे। लास्ट तो नहीं बल्कि सेकंड लास्ट पैराग्राफ पर थे। तो हम लोग देखते हैं, लाइन बाय लाइन देखते हैं, वर्ड बाय वर्ड भी देखते हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था द कॉमेडी ऑफ मैनर्स के बारे में। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं, आप भी देखिए इस चीज़ को। द ड्रामा ऑफ द अर्ली 19th सेंचुरी वाज ऑन द होल डिप्लोरेबल। कहता है कि ड्रामा ऑफ द अर्ली 19th सेंचुरी, कहता है कि 19वीं शताब्दी के पहले हाफ में, शुरुआती दौर में कि जो ड्रामा है ना, वाज ऑन द होल डिप्लोरेबल। ये एक बहुत ही ज़्यादा इसकी जो स्थिति थी काफ़ी दयनीय स्थिति में था। मीन्स इसका हालत जो है बहुत ही ख़राब थी, बहुत ही खस्ता हालत थी। कब की बात हो रही है? इंग्लिश ड्रामे की बात हो रही है, और ये बात हो रही है अर्ली 19th सेंचुरी की, 19वीं शताब्दी के पहले हाफ में। बाद में नहीं, पहले में, 19वीं शताब्दी के पहले हाफ में, मीन्स 1850 से पहले। ठीक है दोस्तों। द प्रोस्पेरस मिडिल क्लास सोसाइटी हैड नो जेन्युइन अप्रिसिएशन ऑफ ड्रामा एज एन आर्ट। कहता है कि द प्रोस्पेरस मिडिल क्लास सोसाइटी, कहता कि ये जो मध्य वर्गीय, समृद्ध मध्य वर्गीय जो समाज है, क्या है? प्रोस्पेरस माने समृद्ध, मिडिल क्लास माने मध्य वर्गीय, सोसाइटी माने समाज। तो कहता है कि जो समृद्ध, जो मध्य वर्गीय समाज है, हैड नो जेन्युइन अप्रिसिएशन ऑफ ड्रामा। कहता है कि ड्रामा का वास्तविक प्रशंसा उनको नहीं आती थी, मतलब उनको वास्तविक उससे कोई मतलब नहीं था, जेन्युइन कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था उनसे एज एन आर्ट। कहने का मतलब है कि वो जो समृद्ध जो मध्यवर्गीय समाज था इंग्लैंड का, उस ब्रिटिश ड्रामा से उसको ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं था एज एन आर्ट। ब्रिटिश ड्रामा को एक कला के रूप में वो लोग इस चीज़ को ज़्यादा प्रशंसा नहीं करते थे, ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। क्लियर है? चलिए लास्ट पैराग्राफ की हम लोग बात करते हैं। द 20th सेंचुरी शोड अ टैलेंट विद विच द 19th सेंचुरी कुड नॉट कम्पीट। अब ये कह रहा है कि बात अब हो रही है 20th सेंचुरी की, 20वीं शताब्दी की बात हो रही है। ठीक है। शोड अ टैलेंट विद, एक तरह का टैलेंट शो कर रहा है, दिखा रहा है, विद विच, जिसके साथ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी कुड नॉट कम्पीट। 19वीं शताब्दी का इससे कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई तुलना नहीं है, कोई मवाजना नहीं है। मतलब 20th सेंचुरी में 19th सेंचुरी की तुलना में ज़्यादा अच्छा काम हुआ। कहने का मतलब तो यही है। ठीक है ना। एच ग्रेनविल बार्कर एंड वेड्रिन प्रोड्यूस्ड सीजन प्लेज एट द कोर्ट थिएटर। अब कहते हैं कि एच ग्रेनविल बार्कर नाम है, एंड वेड्रिन प्रोड्यूस्ड, उन लोगों ने प्रस्तुत किया सीजन प्लेज। सीजन प्लेज बोलते हैं दोस्तों, वक्त के साथ जो प्ले किया जाता है। मान लो अगर समाज में महंगाई है तो महंगाई के बारे में प्ले बना दिया, कोई अगर प्लेग फैल गया तो प्लेग को लेकर के प्ले लिख दिया। तो इस तरह का जो सीजनल प्ले है, जो वक्त के साथ इंसान वक्त के साथ जो प्ले बनाता है, उसको हम लोग सीजनल प्ले कहते हैं। तो ये जो एच ग्रेनविल बार्कर हैं और वेड्रिन हैं, इन लोगों ने कोर्ट थिएटर में, मतलब थिएटर में है ना, बहुत तरह के ऐसे प्लेस प्रोड्यूस कर दिए जो कि सीजनल थे, जो कि सामयिक थे, जो कि उस जिस समय के थे उसी समय को लेकर के उन लोगों ने क्या किया था, प्लेस, ड्रामे या ड्रामास को लिखा था। ओके, विच ब्रॉट एन इनलाइटमेंट इनटू प्रोडक्शन एंड डिसिप्लिन इनटू एक्टिंग। और ये काम करने से, सीजनल प्ले का मतलब बनाने से, ये ग्रेनविले बार्कर और वेड्रिन ने जो बनाया,
थिएटर के लिए विच ब्राउट एन इनलाइटमेंट, वो क्या लाया, एक इनलाइटमेंट लेकर के आया, एक सीख लेकर के आया, एक शिक्षा लेकर के आया इनटू प्रोडक्शन। मतलब ड्रामे को बनाने में, प्रोड्यूस करने में, ड्रामे के निर्माण में एक नई चीज़ को लेकर के वो लोग आया। एंड ए डिसिप्लिन इनटू एक्टिंग, और एक तरह का अनुशासन लेकर के आया, किसमें, एक्टिंग में, अभिनय में। मतलब एक्टिंग माने होता है दोस्तों अभिनय, चूँकि ड्रामा होता है, प्ले होता है, तो उसमें जो भी पात्र होते हैं, जो भी कलाकार होते हैं वो एक्टिंग करते हैं। तो सीजनल जो प्लेस लेकर के आया, उसमें इस तरह के वो लोग ड्रामेटिस्ट थे कि एक्टर्स जो भी उसमें काम करते थे, जो भी पात्र काम करते थे, उस पात्र को एक डिसिप्लिन्ड वे में वो एक्टिंग करने का भी मौका दे रहे थे। मतलब ये हुआ कि ड्रामा के प्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा एक शिक्षा मिली इन लोगों को। मतलब नई नई बातें इन लोगों को सीखने को मिली। कब, ये 20वीं शताब्दी की बात है। ठीक है सर, ओके। द 20th century produced a galaxy of distinguished dramatists। इसी कारण से 20वीं शताब्दी ने क्या किया, उत्पन्न किया, प्रोड्यूस किया, दिया अ गैलेक्सी ऑफ डिस्टिंग्विश्ड ड्रामेटिस्ट्स। कला है कि एक मतलब ऐसे ड्रामेटिस्ट को दिया जो डिस्टिंग्विश थे, जो प्रतिष्ठित थे, जो विख्यात थे, जो बहुत ही अपने फील्ड में माहिर थे। ऐसे ड्रामेटिस्ट को, ऐसे ड्रामा लिखने वालों को, ऐसे ड्रामाकारों को इस 20वीं शताब्दी ने दिया। एक दो नहीं बल्कि अ गैलेक्सी माने समूह, बहुत सारे ड्रामेटिस्ट उभर कर 20वीं शताब्दी में सामने आए, जो एक डिसिप्लिन वे में और एक काफ़ी अनुशासित वे में एक्टिंग को भी इन लोगों ने बढ़ावा दिया और ड्रामे के प्रोडक्शन को भी इन लोगों ने बढ़ावा दिया। कब की बात है ये, 20वीं शताब्दी की बात है। चलिए, जॉन गल्सवर्थी बेस्ड हिज प्लेज ऑन सोशल प्रॉब्लम्स। अब एक ड्रामेटिस्ट हैं, वह हैं जॉन गल्सवर्थी। बेस्ड हिज प्लेज, उनने अपने ड्रामों का, अपने प्लेज का जो आधार बनाया, क्या आधार बनाया, सोशल प्रॉब्लम्स मीन्स समाज की समस्याओं को लेकर, समाजी मसलों को लेकर। समाज में बहुत तरह के मसाइल होते हैं, समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को लेकर ये जो आपके है ना जॉन गल्सवर्थी हैं, इनने खासकर क्या किया, अपने ड्रामा का निर्माण करना चालू किया, ड्रामे को लिखना चालू किया। His success with audience in the theater began with strife। और ये जो हैं इनको सफलता मिली, ऑडियंस ने काफ़ी इनको सर आँखों पर लिया, है ना। इनको जो हिज सक्सेस, उनकी सफलता विद ऑडियंस के साथ, मतलब दर्शकों के साथ, इन द थिएटर, उस वहाँ के थिएटर में, इंग्लैंड के थिएटर में शुरू हुआ। बिगेन, कब से शुरू हुआ, किस ड्रामे के साथ शुरू हुआ, विद द स्ट्राइफ। उसने एक स्ट्राइफ नाम का, स्ट्राइफ माने झगड़ा होता है दोस्तों, तो स्ट्राइफ नाम का 1909 में एक ड्रामा लिखा, जो कि बहुत ही लोगों को पसंद आया। वहाँ के दर्शकों ने इसको बहुत सराहा, है ना। काफ़ी सफलता इनको मिली। ही गॉट ट्रिमेंडस सक्सेस। कौन, जॉन गल्सवर्थी। क्लियर है। यही नहीं, स्ट्राइफ उसने 1909 में लिखा और जस्टिस उसने 910 में लिखा। जस्टिस माने न्याय, इंसाफ। ये इंसाफ पर भी वहाँ के लोगों ने इसको सर आँखों पर लिया, बहुत ही सफलता इनको प्राप्त हुई। अनदर ग्रेट ड्रामेटिस्ट वाज जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। हमने नाम सुना है दोस्तों, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम हमने सुना है। और दूसरा जो सबसे क्या कहते हैं बड़ा जो ड्रामेटिस्ट था, ड्रामा निगार था, ड्रामाकार था, वो कौन था, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, whose career was the longest in English dramatic history, beginning with widowers houses। ये जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं, जिनका करियर शुरू होता है, करियर क्या होता है दोस्तों, करियर माने होता है पेशा, ज़िंदगी। मतलब वो ज़िंदगी जहाँ वो कुछ स्पेशल ट्रेनिंग लेकर लॉन्ग टर्म तक कोई काम करता है और उसकी रोज़ी रोटी का, आजीविका का जो आधार होता है वही काम या धंधा होता है, तो उस धंधे को हम लोग बोलते हैं करियर। ठीक है। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपना करियर का आगाज़ किया
आरंभ किया, शुरुआत किया, वॉज द लॉन्गेस्ट इन इंग्लिश ड्रामेटिक हिस्ट्री। ड्रामेटिक काफ़ी उनका जो एक उसका जो करियर है काफ़ी लंबा सा, बहुत लंबे समय तक उनने ड्रामा पे काम किया। वो अपने स्कूल ने उनने अपना करियर बना लिया, है ना। इंग्लिश ड्रामेटिक हिस्ट्री बिगिनिंग विद विडोवर्स हाउस, उनने सबसे पहला जो शुरुआत किया था ड्रामे का वो उनने लिखा था क्या, विडोवर्स हाउसेस, मतलब विधुरों का घर। विधुर बोलते दोस्तों वो लोग जिनकी पत्नियां मर जाती हैं उनके घर, विधुरों का घर, मतलब विधुर का घर कैसा होता है उसी पर उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सा प्ले एक्ट ड्रामा लिखा। कौन? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। तब बारी आती है टी.एस. एलियट की। टी.एस. एलियट रिवाइव द ट्रेडिशन। अब टी.एस. एलियट ने क्या किया, है ना, उसी ट्रेडिशन को, ट्रेडिशन माने चलन, उसी चलन को क्या किया, रिवाइव किया, जिंदा किया, ताज़ा किया, फिर से उसने उसको सही किया। ऑफ द वर्स ड्रामा इन द 20th सेंचुरी। फिर 20वीं शताब्दी की बात हो रही है दोस्तों। तो इन 20वीं शताब्दी में टी.एस. एलियट ने वर्स ड्रामा का क्या किया, ट्रेडिशन को रिवाइव किया, दोबारा ज़िंदा किया, दोबारा चालू किया। अब देखिए, अब रही बात वर्स ड्रामा क्या होता है। तो वर्स ड्रामा कहते हैं दोस्तों कि जब पिछले काफ़ी पहले, है ना, ड्रामेटिस्ट क्या करते थे, पूरे के ड्रामा को पोएट्री के रूप में लिखते थे। पोएट्री के रूप में लिखते थे, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्स ड्रामा। अब एक होता है ड्रामेटिक वर्स, फिर दूसरा चीज़ हो गया ड्रामा में जो चीज़ लिखा जाता है, जो डायलॉग्स लिखे जाते हैं, दैट्स कॉल्ड ड्रामेटिक वर्स। लेकिन वर्स ड्रामा क्या होता है, जब पूरे के पूरे ड्रामा को पोएम की तरह, पोएट्री की तरह जब लिखा जाता है तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं क्या, वर्स ड्रामा। और कुछ लोगों ने तो ब्लैंक वर्स भी लिखा हुआ है, तो ब्लैंक वर्स के बारे में हम लोग यहाँ बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे सिर्फ वर्स ड्रामा के बारे में। हिज इम्पोर्टेंट प्लेज आर मर्डर इन द कैथीड्रल, है ना। टी.एस. एलियट की जो इम्पोर्टेंट काफ़ी फेमस प्लेज में से कौन कौन है, मर्डर इन द कैथीड्रल, गिरजाघर में हत्या, फैमिली रियूनियन, है ना, फैमिली का रियूनियन मतलब लोग बिछड़ जाते होंगे, फिर इसको दोबारा एक साथ सबको मिल गए, है ना, एंड देन द कॉकटेल पार्टी। तो मर्डर इन द कैथीड्रल, ठीक है, चर्च में, गिरजाघर में एक आर्क बिशप की हत्या कर दी जाती है। बहुत ही लंबा सा ड्रामा है। जब आप इसको मास्टर्स डिग्री करेंगे आप इंग्लिश में तो ये आपको ज़रूर पढ़ने को मिलेगा। फैमिली रियूनियन है, तो कॉकटेल पार्टी है। कॉकटेल पार्टी तो बहुत ही अच्छा इनका लिखा हुआ ड्रामा है। जैसे आप जानते हैं कॉकटेल पार्टी क्या होता है, जब कुछ दोस्त मिल कर के बैठते हैं, कोला वगैरह लेकर के, ड्रिंक्स वगैरह क्या, या कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो भी है लेकर के जब एक पार्टी दोस्तों की मनाई जाती है। तो लेकिन ये कॉकटेल पार्टी का मतलब जो है दोस्तों, एक वो होता है ट्रबल्ड, जो है एक मैरिड कपल होता है, उनकी ज़िंदगी ट्रबल से भरी होती है, परेशान रहता है वो लोग, दोनों की बनती नहीं है, परेशानियां होती होंगी और भी ज़िंदगी में वो सारी परेशानियां हैं। तो एक तीसरे इंसान के आने से एक अजनबी आता है उसकी ज़िंदगी में, उसी पार्टी में उसकी मुलाकात होती है और फिर उसकी ज़िंदगी क्या होती है, एक दूसरा रुख लेती है, ये ना बदल जाती है। तो काफ़ी शॉर्ट में है, 2 लाइन में, लेकिन ये 2 लाइन का ड्रामा नहीं है, बहुत बड़ा है। टी.एस. एलियट ने इसको बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही सुंदरता के साथ इसको प्रेजेंट किया है। एंड द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क, और है ना, और इसी कैटेगरी में 20वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क भी एक बहुत ही अच्छा एक ड्रामा है। कॉन्फिडेंशियल दोस्तों हम बोलते हैं गुप्त, छुपा हुआ, या जिसको बोलते हैं गोपनीय, जिसको हम बोलते हैं पोशीदा, है ना, जिसको बोलते हैं प्राइवेट, मीन्स प्राइवेट क्लर्क। आप क्लर्क तो जानते ही हैं जो ऑफिसेज में काम करता है। तो कॉन्फिडेंशियल जो क्लर्क है वो लिखा हुआ है, एक बहुत अच्छा खूबसूरत सा प्ले है वो ना क्लॉड मलहेमर के द्वारा लिखा हुआ है। और उसमें क्या करते हैं, उसमें दिखाया जाता है कि एक अमीर आदमी होता है, एक अमीर इंटरप्रेन्योर होता है, एक इसको हम कह सकते हैं कारोबारी होता है। वो क्या करता है कि उसका एक इलिजिटिमेट सन होता है, एक नाजायज़ उसका बेटा या औलाद होता है। उस औलाद को वो अपने ऑफिस में नौकरी देता है, इसलिए नौकरी देता है कि उसका वो जो सन है, वो जो बेटा है, वो इलिजिटिमेट है, वो
वो कि हम अपने शब्दों में क्या कहें कि वो जो बेटा है उसका, वो उसके वैध शादी से नहीं है, वो अवैध किसी के साथ अवैध रिश्ता रखने से जो उसका बेटा पैदा हुआ था, लेकिन उसको पता है कि वो उसी का बेटा है, तो उसको अपने ऑफिस में नौकरी देता है। इसलिए भी देता है ताकि उसकी जो प्रेजेंट वाइफ है उसको क्या करे, उसको लाइक करे, उसको पसंद करे, और उसको क्या करे, उस बच्चे को वो स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या करे, अपने फैमिली का हिस्सा मान ले, अपना ले। तो यही है एक कॉन्फिडेंशियल क्लर्क। तो उसको उस बेटे को अपने कॉन्फिडेंशियल क्लर्क का एक वो क्या करता है, पोस्ट दे देता है, जॉब दे देता है वो आदमी। तो इसी तरह से अभी 2 लाइन में ख़त्म हो गया, बट ये 2 लाइन में ख़त्म होने वाला नहीं है। बहुत ही बड़ा सा प्ले है, ड्रामा है। आप इसको देखेंगे या इसको सुनेंगे या इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे की बात कर लेते हैं। अगला पैराग्राफ, क्रिस्टोफर फ्राई ऑल्सो अचीव सक्सेस विद वर्स ड्रामा लाइक लेडीज़ नॉट फॉर बर्निंग। कहते हैं क्रिस्टोफर फ्राई, ये भी एक ड्रामेटिस्ट हैं, एक ड्रामा निगार हैं, एक ड्रामाकार हैं। उनने भी अचीव किया, ऑल्सो अचीव, उनने भी प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? सफलता, सक्सेस, है ना, विद वर्स ड्रामा। उनने भी वर्स ड्रामा में सफलता प्राप्त किया। उनने क्या लिखा? उसके प्ले का नाम था लेडीज़ नॉट फॉर बर्निंग। लेडीज़ नॉट फॉर बर्निंग, है ना, वो जो लेडीज़ हैं वो जलाने के लिए नहीं है, इस तरह का उनका प्ले का नाम था। तो ये जो प्ले है दोस्तों, ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद का लिखा हुआ प्ले है, लेडीज़ नॉट फॉर बर्निंग। ओके, तो ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड का कुछ दृश्य को दर्शाता है। कहता है कि जब इंसान एग्जॉस्ट हो गया था, नाउम्मीद हो गया था, निराश हो गया था, ठीक है, तो एक तरह का एक रोमांटिक कॉमेडी है। कौन? लेडीज़ नॉट फॉर बर्निंग, एक तरह का रोमांटिक कॉमेडी है। उसमें एक वार सोल्जर होता है जो मर जाना चाहता है, जो मौत चाहता है, लेकिन एक अक्यूज़ होता है, एक जादूगरनी होती है जिस पे इल्ज़ाम लगाया जाता है, वो जीना चाहता है। तो इसी कश्मकश को लेकर के एक रोमांटिक कॉमेडी बनाई गई है। किसके द्वारा? क्रिस्टोफर फ्राई के द्वारा। यही है वो लेडीज़ नॉट फॉर बर्निंग। कभी मौका मिले तो आप ज़रूर इस ड्रामे को चाहे नेट पे पढ़िएगा, या नेट पे नहीं तो इसका बुक लेकर तो पढ़ना मुश्किल है, कहाँ मिलेगा, आप गूगल करके इसको आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इन प्लेज विच कैप्चर लंदन ऑडियंस, ये क्रिस्टोफर फ्राई के द्वारा लिखा हुआ वो प्ले था लेडीज़ नॉट फॉर बर्निंग, जिस ड्रामे ने, जिस प्ले ने लंदन के, ब्रिटेन के जो ऑडियंस हैं, जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के दर्शक हैं, जो वहाँ के देखने वाले हैं, उनको पूरी तरह से मोहित कर लिया, पूरी तरह से उनका ध्यान कैप्चर कर लिया, अपनी तरफ खींच लिया। क्लियर है? The theatre had suffered a lot with the war, and in 1940 Hitler contrived to do what even Puritans had failed to achieve by closing the London theatre. एक बार में पढ़ दिया, मैं फिर बारी बारी से पढ़ता हूँ इस चीज़ को, आप देखिए। The theatre had suffered a lot. कहता है कि थिएटर जो है, जो इंग्लैंड में जो थिएटर का जो कॉन्सेप्ट था, बहुत ही सफ़र किया, बहुत ही प्रभावित हुआ, है ना। क्या प्रभावित हुआ? बहुत ही ज़्यादा, लॉट, विद द वॉर, किससे? युद्ध से, लड़ाई से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ। युद्ध से, लड़ाई से वहाँ का जो थिएटर है ब्रिटेन का बहुत ही प्रभावित हुआ, है ना। एंड इन 1940 और 1940 की अगर हम बात करें तो हिटलर ने जो प्लान किया था, कॉन्ट्राइव मैंने प्लान करना, साजिश करना, टू डू, जो हिटलर ने प्लान किया था करने के लिए, व्हाट इवन प्यूरिटन्स, 1940 की बात बता रहे, हिटलर ने जो प्लान किया था, है ना, टू डू व्हाट इवन प्यूरिटन्स हैड फेल्ड टू अचीव बाय क्लोजिंग द लंदन थिएटर, है ना। जो कि इवन प्यूरिटन्स ने, अब प्यूरिटन्स कौन है दोस्तों? तो क्रिश्चियन फैमिली में प्रोटेस्टेंट्स होते हैं। प्रोटेस्टेंट्स में एक कुछ लोग होते हैं जिसको हम प्यूरिटन्स बोलते हैं, जो ये बिलीव करते हैं कि उनका जो धार्मिक कॉन्सेप्ट है वही प्योर है, वही ठीक है, हमको दूसरा कहीं से कॉन्सेप्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं प्यूरिटन्स। ओके, टू डू व्हाट इवन प्यूरिटन्स हैड फेल्ड टू अचीव बाय क्लोजिंग, मतलब है ना, एक ज़माने में प्यूरिटन्स लोगों ने क्या किया था
लंदन के थिएटर्स को क्या किया था, बंद कर दिया था। क्या क्या था, बंद कर दिया था। लेकिन उसकी कामयाबी उतनी नहीं थी जितना कि इस थिएटर को हिटलर ने 1940 में प्रभावित किया। कहानी समझे आप? मतलब इंग्लैंड में प्यूरिटन्स ने भी थिएटर पे बैन किया था, थिएटर को बंद किया था, लेकिन उतना नहीं किया था जितना हिटलर ने 1940 में पर इस थिएटर को प्रभावित किया। अब बात समझ में आपको आ गई? चलिए, द मेजर थिएट्रिकल एडवेंचर ऑफ द पोस्ट वार, कहते कि ये जो बड़ा थिएट्रिकल एडवेंचर है, थिएट्रिकल एडवेंचर माने दोस्तों बोलते थिएटर को बोलते हम लोग नाटक घर, थिएटर को हम लोग नाटक भी कह सकते हैं, उसे थिएटर ही होता है, हिंदी में भी थिएटर ही होता है। तो थिएट्रिकल एडवेंचर तो एक तरह का जो थिएट्रिकल एडवेंचर था ऑफ द पोस्ट वार, मतलब युद्ध के बाद का जो थिएटर का जो इवेंट था, जो जिसने थिएटर ने जिस तरह से कमाल किया, जिस तरह से थिएटर उभर कर सामने आया, वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कंपनी। वो एक तरह का क्या था, वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कंपनी ऑफ रॉयल कोर्ट थिएटर। जो वार के बाद, युद्ध के बाद जो थिएटर उभर कर सामने आया, वो देन किसका था? वो देन था रॉयल कोर्ट थिएटर का। रॉयल कोर्ट थिएटर, कंपनी ऑफ रॉयल कोर्ट थिएटर, रॉयल कोर्ट थिएटर के कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट का, एस्टेब्लिशमेंट माने वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी। मैं आपको दोबारा पढ़ देता हूँ। द मेजर थिएट्रिकल एडवेंचर ऑफ द पोस्ट वार, ठीक है, वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कंपनी ऑफ द रॉयल कोर्ट थिएटर। रॉयल कोर्ट थिएटर का एक कंपनी की स्थापना हुई, जिनने इस थिएट्रिकल एडवेंचर को क्या किया, सामने लेकर के आया। कब? युद्ध के बाद। मैं आपको समझाता हूँ। कहने का मतलब है कि जब प्यूरिटन्स ने जब बैन किया था थिएटर पे, वो लोग क्यों बैन किया था? वो लोग जानते थे कि रॉयल जितने भी रॉयल कोर्ट के जितने भी लोग थे, वो लोग अगर वो थिएटर में जाएंगे तो उसके खिलाफ, किसके खिलाफ? प्यूरिटन्स के खिलाफ, जो कि उस वक्त पावर में थे, उनके खिलाफ क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे, कोई कॉन्स्पिरेसी हैच करेंगे। इसलिए उन लोगों ने ये कॉन्स्पिरेसी उस स्टेट के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जो पावर में हैं, ऐसा ना हो, इसलिए उन लोगों ने थिएटर को बैन कर दिया था, ताकि वो लोग जाकर के वहाँ उसके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई साजिश, कोई षड्यंत्र न रच सके। ठीक है, लेकिन पोस्ट वार, युद्ध के बाद ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्या हुआ? रॉयल कोर्ट को मौका मिला, उसकी कंपनी को मौका मिला, और उन्हें थिएटर का एस्टेब्लिशमेंट की, थिएटर की स्थापना काफ़ी है ना उभर कर सामने आई। टू द रॉयल कोर्ट थिएटर इन 1956, अगर हम रॉयल कोर्ट थिएटर की बात करें तो 1956 में जॉन ऑसबॉर्न ने लुक बैक इन एंगर एक प्ले लिखा। क्या लुक बैक इन एंगर, उसने एक प्ले लिखा विच कॉट द इमेजिनेशन ऑफ द जनरेशंस। कहता है कि एक पीढ़ी का, उस पूरी पीढ़ी का उनने क्या किया, कल्पना को खींच लाया। काफ़ी तरह से लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया, सराखों पे लिया, है ना। सबका ध्यान उधर गया, किसका? जब रॉयल कोर्ट थिएटर ने 1956 में जॉन ऑसबॉर्न का लुक बैक इन एंगर जब प्ले आया, है ना, जब लुक बैक इन एंगर जब ऑसबॉर्न ने लिखा और वो थिएटर्स में आया, खेला गया, तो लोगों ने, वहाँ के जनरेशन्स ने काफ़ी अच्छी तरह से उसको सराहा, काफ़ी अच्छी तरह से उसकी तारीफ़ की। ठीक है, सैमुअल बेकेट एक ड्रामेटिस्ट है, एन आयरिश मैन, एक आयरलैंड के आदमी है, एक आयरिशमैन है, गेव अ फिलोसॉफिकल डायमेंशन, एक दार्शनिक आयाम दिया। किसको? थिएटर को। किसने? सैमुअल बेकेट ने एक दार्शनिक आयाम दिया। किसको? थिएटर को। टू वर्ल्ड ड्रामा, थिएटर को। थिएटर किससे बनता? थिएटर में ड्रामा प्लेज होते थे, तो इसका मतलब हुआ कि वर्ल्ड ड्रामा, दुनिया में वर्ल्ड ड्रामा, वर्ल्ड स्टेज पे इन्हें ड्रामा को क्या किया? एक दार्शनिक आयाम दिया, है ना। थॉट हिज वेटिंग फॉर गोडो, है ना। उसने जो एक प्ले लिखा था उसका नाम था वेटिंग फॉर गोडो। ये गोडोट नहीं है,
टी साइलेंट है। वेटिंग फॉर गोडो, अब देखिए वेटिंग फॉर गोडो क्या होता है। दो लोग होते हैं इस प्ले में, काफ़ी शॉर्ट में बता रहा हूँ। वो लोग किसी तीसरे आदमी का वेट कर रहे होते हैं, और वेट इतना कर रहे होते हैं कि वो तो कभी आता नहीं है जिसका वेट कर रहे होते हैं, और इन्हीं के बीच में बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, और भी कई लोग इसमें शामिल होते हैं। फिर भी वो लोग जिसका इंतज़ार कर रहे थे वो कभी आता नहीं है। वेटिंग फॉर गोडो किसने लिखा हुआ? सैमुअल बेकेट ने लिखा है। ही पोर्ट्रेट द इनकोहेरेंस एंड मीनिंगफुलनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। उसने क्या किया? पोर्ट्रेट किया। पोर्ट्रेट माने होता है दर्शाना, दिखाना। क्या दिखाया? द इनकोहेरेंस, है ना, असंगतता। किसकी असंगतता दिखाई? एंड मीनिंगफुलनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन के मीनिंगफुलनेस, अर्थपूर्णता। मीनिंगफुल माने अर्थपूर्ण, तो मानव जीवन की अर्थपूर्णता और असंगतता को इनने क्या किया? उसके द्वारा दिखाया। किसके द्वारा? वेटिंग फॉर गोडो के द्वारा। ठीक है, किसने? सैमुअल बेकेट ने। ठीक है, हैरोल्ड पिंटर, ये भी कोई दूसरा ड्रामेटिस्ट हैं, एंड एक्टर हिमसेल्फ, वो खुद एक्टर भी हैं, वो अभिनय भी करते हैं, है ना। वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई बेकेट, बहुत अच्छी तरह से वो इन्फ्लुएंस हुआ, वो प्रभावित हुआ। किससे? सैमुअल बेकेट से। एंड रोट मैनी प्लेज, और इस तरह से प्रभावित हो करके उसने बहुत सारे क्या लिखे? ड्रामाज लिखे, प्लेज लिखे। हिज द होम कमिंग, घर वापसी, द होम कमिंग किसने लिखा? ये हैरोल्ड पिंटर ने लिखा। द होम कमिंग प्रेजेंट्स अ पिक्चर ऑफ ब्रोकन फैमिली टाइज। ये जो होम कमिंग है एक चित्रण करता है, एक चित्र दिखाता है, प्रस्तुत करता है। किसका? ब्रोकन फैमिली टाइज, जो है ना, पारिवारिक जो रिश्ते थे, जो टाइज थे, जो बंधनें थी, वो टूट चुकी थी। उसी टूटे हुए फैमिली को किस तरह से रीयूनाइट किया जाए, उनको किस तरह से बांधा जाए, उसी पर उनने द होम कमिंग जो प्ले लिखा, बहुत ही सफल रहा। आर्नोल्ड वेस्कर्स प्ले, अब एक दूसरा ड्रामेटिस्ट हैं आर्नोल्ड वेस्कर। आर्नोल्ड वेस्कर का जो प्ले है, जो ड्रामा है, आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशलिज्म, काफ़ी अच्छी तरह से प्रभावित होता है, इन्फ्लुएंस होता है। किसके द्वारा? सोशलिज्म के द्वारा, समाजवाद के द्वारा। एंड दे पोर्ट्रे रेस, और वे उसमें क्या दिखाते हैं? क्या दर्शाते हैं? रेस, जाति को, क्लास, वर्ग को, एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमंस, और इंसानों के, मानव के भिन्न भिन्न समस्याओं को अपने ड्रामे के द्वारा, अपने प्ले के द्वारा वो लोग दर्शाते हैं। कौन लोग? ड्रामेटिस्ट लोग। ठीक है ना। ह्यूमन रिलेशंस, है ना, पोर्ट्रे अ रेस, क्लास एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन आवर एज। कहता है कि उसके ज़माने में जो इंसानी संबंध में, इंसानों के जो रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी समस्याएं थी, उन समस्याओं को, घर की समस्या को, समाज की समस्या को, देश की समस्या को, ये सारी समस्याओं को लेकर के उन दिनों के ड्रामेटिस्ट अपने प्लेज में उन बातों को दर्शाते थे, ताकि लोगों को जागरूकता मिले, लोगों को कुछ सीख मिले। तभी तो हम लोग कहते हैं दोस्तों कि ये इंग्लिश लिटरेचर है, यहाँ से इन लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए, इसके बाद हम लोग ये जो स्टोरी ऑफ ड्रामा कर रहे हैं, इसके जस्ट बाद हम लोग, ये तो थियरी था, इसके बाद हम लोग अमेरिकन ड्रामा करेंगे, अफ्रीकन ड्रामा करेंगे, और फाइनली हम लोग इंडियन ड्रामा भी करेंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स है, हम आपको क्वेश्चन आंसर्स भी करवा देंगे। तो इसके बाद ये अब यहीं तक हम लोग इसको आज क्लोज़ करते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में अमेरिकन ड्रामा, अफ्रीकन ड्रामा और इंडियन ड्रामा को देखेंगे। तो चलिए, आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।